तैयार होना। अगर आप कहो तो मैं अपनी फ्रेंड पायल को कॉल कर दूं, वो मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स सीख रही है, वो आपको अच्छे से तैयार कर देगी। हाँ ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। वैसे तुम मेरा बहुत ख्याल रखती हो, आप भी तो मुझे कितना प्यार करते हो। भाभी आपसे ही तो घर में रौनक है। मीनाक्षी और प्रिया के बीच बहुत प्यार था। मीनाक्षी की शादी को 1 साल बीत चुका था और उस 1 साल में कभी भी मीनाक्षी और प्रिया के बीच तू मैं नहीं हुई। दोनों हमेशा मिलजुल कर रहती हैं। शाम को मीनाक्षी जब लहंगा पहनकर तैयार हुई तो वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। थैंक यू पायल, तुमने भाभी को फिर से दुल्हन की तरह तैयार किया। थैंक यू सो मच, तुम मेरे बुलाने पर आ गई। कैसी बातें करती है प्रिया। मीनाक्षी भाभी अगर तेरी भाभी है तो मेरी भी भाभी है, और तू मेरी सबसे अच्छी सहेली है, तो तेरे कहने पर तो मुझे आना ही था। और वैसे भी आज भाभी की शादी की पहली सालगिरह है, तो भाभी को दुल्हन की तरह तैयार होना तो बनता ही है। अच्छा मैं चलती हूँ। पायल तुम भी चलो ना हमारे साथ डिनर के लिए। भाभी मैं जरूर चलती, पर मैंने प्रिया को बताया था आज मेरी चाची जी की बेटी की सगाई है, तो रात को वही फंक्शन है। अरे हाँ, तुम्हारे तो खुद घर का फंक्शन है, तुमने बताया था। चलो कोई नहीं, एक बार फिर से थैंक यू आने के लिए। पायल मीनाक्षी को तैयार करके चली जाती है। रात को सब डिनर पर निकलते हैं। कुछ देर बाद ही बारिश शुरू हो जाती है। अरे बारिश तो बहुत तेज हो गई। अब तुम दोनों मुझे नहीं लगता कि बाहर कहीं घूम पाओगी। अनिल बेटा गाड़ी रेस्टोरेंट के आगे ही रोक ले। हाँ मम्मी, ऐसा ही करना पड़ेगा। चलो डिनर करते हैं, तब तक बारिश रुक जाएगी। कोई बात नहीं भाभी, हम वैसे आउटिंग पर फिर कभी आ जाएंगे, और आज डिनर कर लेते हैं। हाँ क्यों नहीं, बारिश में तो वैसे भी घूमना ठीक नहीं रहेगा, सारा लहंगा खराब हो जाएगा। सब लोग डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं, पर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिश बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। डिनर के बाद जब घर जाने का समय हुआ तो अनिल की कार स्टार्ट ही नहीं हुई। सब परेशान हो गए। अब बारिश में इधर उधर घूमकर भी ना ही कोई कैब बुक हो रही थी और ना ही अनिल की गाड़ी स्टार्ट हो रही थी। हार कर सबने एक ही बात सोची। मम्मी मैं सोच रहा हूँ मेट्रो स्टेशन सामने ही है, एक काम करते हैं हम मेट्रो पर चलते हैं। मेट्रो में बारिश की भी दिक्कत नहीं होगी, हम आराम से घर पहुँच जाएंगे। कार में कल उठा लूंगा, यहाँ पार्किंग में खड़ी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बारिश का पानी सड़कों पर भरा हुआ था। मीनाक्षी का लहंगा भी कीचड़ में भर जाता है। वैसे आज का दिन याद रहेगा, ये एक यादगार दिन होने वाला है। आपकी शादी की पहली सालगिरह पर भैया की कार का खराब होना और हमारा मेट्रो में सफर करना। पर मैं बहुत अजीब लग रही हूँ, बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार हूँ। सब लोग मुझे ही देख रहे हैं। मुझे थोड़ी पता था कि हमें मेट्रो में आना है। मुझे शर्म सी आ रही है। अब हमारी भाभी है ही इतनी सुंदर, तो सब देखेंगे ही ना। टेंशन मत लो भाभी, आप बहुत अच्छे लग रहे हो। आप सब वहाँ खड़े हो, मैं टिकट लेकर आता हूँ। कुछ देर बाद सब मेट्रो में चढ़ जाते हैं। अनिल, मीनाक्षी, उसकी सास और प्रिया सब खड़े होकर सफर कर रहे थे। अचानक एक आदमी जोर से चिल्ला पड़ा, अरे देखो उनके लहंगे पर सांप चिपका हुआ है। क्या कहा भाई साहब? सांप? अरे हाँ बेटा, आपके लहंगे पर सांप चिपका हुआ है। हे भगवान, कितना बड़ा सांप है, ये तो कोबरा सांप लगता है। मीनाक्षी के चेहरे पर डर छा गया। उसने लहंगे पर महसूस किया और देखा कि सचमुच एक सांप उसके लहंगे पर था। लोग घबराकर पीछे हटने लगे और मीनाक्षी परेशान हो गई कि अब क्या करे। अगला स्टेशन आने वाला था। मेट्रो जैसे ही रुकी, प्रिया ने साहसिक कदम उठाया। उसने बिना कोई वक्त गवाए मीनाक्षी के लहंगे को खींच लिया। इसलिए सांप की वजह से उसे कोई गंभीर समस्या नहीं आई। सॉरी भाभी, मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। मैं सिर्फ आपकी जान बचाना चाहती थी, इसलिए मैंने आपका लहंगा खींच दिया। प्रिया, मैं जानती हूँ तुमने मेरी जान बचाई है और तुमने बिल्कुल ठीक किया। बच्ची में बड़ी हिम्मत है, बहुत बढ़िया काम किया बिटिया तुमने। ऐसे काम के लिए तो साहस चाहिए होता है। पता नहीं चला, सब एकदम से शोर मचाने लगे। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। फिर अचानक से प्रिया ने जब ये सब किया तो बाद में समझ आया। हाँ, मैं भी डर गई थी कि ये सब प्रिया क्यों कर रही है। वो तो पूरी बात बाद में समझ में आई। मुझे लगता है ये सांप बारिश में कहीं इसके लहंगे से चिपका है। सांप लहंगे से उतरकर झाड़ियों में भाग गया था। उस घटना से मीनाक्षी बहुत डर गई थी। वो प्रिया को गले से लगा लेती है। मेट्रो के बाकी यात्री प्रिया की बहादुरी और हिम्मत की तारीफ करते हैं। आशा देवी की 2 बहुएं थी, सुनीता और सुप्रिया। सुनीता थोड़ी मोटी थी और सुप्रिया पतली दुबली थी। सुप्रिया हर तरह के कपड़े पहन लेती थी, पर सुनीता मोटी थी, इसलिए वो अपनी बॉडी के हिसाब से ही कपड़े पहनती थी। माँ जी, ये इवनिंग गाउन मुझ पर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है बहू, तुम तो पतली दुबली पतंग हो, तुम पर तो सारे कपड़े अच्छे लगते हैं। थैंक यू माँ जी। अरे सुनीता भाभी, आप क्या पहन रहे हो? आप भी कुछ इवनिंग गाउन या मैक्सी टाइप का कुछ पहन लेते। नहीं सुप्रिया, मैं इतनी मोटी हूँ, मुझ पर कहाँ ये सब अच्छा लगेगा।
सुप्रिया बहू, सुनीता इतनी मोटी है, उस पर भला ये कपड़े थोड़ी अच्छे लगेंगे। तुम भी कैसी बातें करती हो, इस पर बस साड़ी और सूट ही सही लगते हैं, ये उनमें ही ठीक ठाक लगती है। चलो अब तुम सब तैयार हो जाओ, समय पर सगाई फंक्शन में पहुंचना है। ना जाने उस दिन अपनी सास की बात सुनीता को चुभ गई और वो इस बारे में सोचने लगी, पता नहीं ये अपने आप को क्या समझते हैं। अब देखना मैं भी छोटे छोटे कपड़े पहनूंगी और सुप्रिया से ज्यादा सुंदर लगूंगी मैं। अगले दिन ही सुनीता अपने लिए शॉपिंग करने चली गई और उसने वहाँ से छोटी छोटी स्कर्ट, टॉप, कैपरी, मिडी, वन पीस वगैरह खरीद लिए। सुप्रिया का जन्मदिन था तो सब लोग बाहर खाना खाने जा रहे थे। सुप्रिया ने बहुत सुंदर शॉर्ट मिडी पहनी थी। कुछ देर बाद सुनीता भी तैयार होकर आ गई, पर ये क्या, उसने इतनी शॉर्ट मिडी पहनी हुई थी कि वो बहुत अजीब लग रही थी। अरे बहू, ये क्या, तुम ये क्या पहन रही हो? ये कोई तुम पर अच्छा लग रहा है, इतने छोटे कपड़े? अरे वाह भाभी, आप तो बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू। मैंने सोचा जब तुम पहन सकती हो तो मैं क्यों नहीं पहन सकती, इसलिए मैं आपसे छोटे कपड़े ही पहना करूंगी। सुनीता के सिर पर तो भूत सवार हो गया था कि वो सुप्रिया की बराबरी करेगी, और यही उसने गलत किया। अब वो रोजाना ही छोटे छोटे कपड़े पहनकर बाहर आने जाने लगी। छोटे कपड़े पहनना बुरी बात नहीं है, पर हमें अपनी बॉडी की बनावट के ही कपड़े पहनने चाहिए, तभी हम पर जचते हैं। पर ये बात सुनीता समझ नहीं पा रही थी। अरे क्या हुआ सुनीता, कितनी देर से तैयार हो रही हो? अरे आ रही हूँ ना, तैयार होने में टाइम भी तो लगता है। पिक्चर आधी निकल गई होगी और तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो, फिर कहोगी कि मैं टाइम पर नहीं आता। अरे तुमने ये क्या पहन लिया, इतनी छोटी निक्कर, तुम्हें क्या हो गया सुनीता? थोड़ा तो ख्याल किया करो, इतने छोटे कपड़े पहन लिए, कितनी अजीब लग रही हो। अरे सुनीता भाभी, आप तैयार नहीं हुए? वो देखो, सुप्रिया ने भी तो शॉर्ट स्कर्ट पहनी है। उसको तो इस घर में कोई कुछ नहीं कहता, मुझे ही सब बोलते हैं। मैं तो सुप्रिया से ज्यादा सुंदर हूँ, मेरे ऊपर कपड़े ज्यादा अच्छे लगते हैं। ये तो देखो ना कैसी सपाट सी है, पतली दुबली, मैं तो फिर भी भरे हुए शरीर वाली हूँ। भाभी, ये नहीं है कि आप मेरी जेठानी हो तो मुझे कुछ भी बोलती रहोगी। आप मेरी जगह ले भी नहीं सकते। मेरे ऊपर वेस्टर्न कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। ये तो अलग बात है कि मैं आपको कुछ कहती नहीं हूँ और आप कुछ भी बोले जा रहे हो, जो भी मुंह में आ रहा है। अरे मैंने क्या गलत बोला? मैं तुमसे ज्यादा सुंदर हूँ, मुझे पता है। हाँ मैं मोटी हूँ, ये अलग बात है। देखना एक दिन मैं भी पतली होकर दिखाऊंगी, फिर तुमसे ज्यादा मुझ पर कपड़े अच्छे लगेंगे। हाँ हाँ तो जाओ ना, किसने रोका है? मुझे क्यों बीच में ला रही हो? हाँ नहीं तो मुझे नहीं जाना कोई पिक्चर देखने आप लोगों के साथ, और आज के बाद मेरे से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। धीरज, मैं नहीं जा रही हूँ पिक्चर। तुम्हें अगर भैया भाभी के साथ जाना हो तो चले जाओ। भाभी आपने ठीक नहीं किया। सुनीता और सुप्रिया के बीच लड़ाई पड़ गई। दोनों ने आपस में बात करना बंद कर दिया। गलती सुनीता की थी, उसने सुप्रिया का अपमान किया, पर वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थी। घर में तो ऐसा माहौल हो गया जैसे घर में कोई रहता ही ना हो। ये देखकर आशा देवी बहुत दुखी हुई। बताओ सुनीता, तुम्हारी वजह से आज घर में सब कितने परेशान हैं। तुम्हें पता भी है तुमने सुप्रिया से किस तरह से बात की। माँ जी, आपको तो मैं ही गलत दिखाई देती हूँ। आप ये क्यों नहीं कहती कि आप सुप्रिया से ज्यादा प्यार करते हो, मुझे नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है सुनीता, ना जाने तुम्हारे दिमाग में क्या नफरत का कीड़ा पनप रहा है। जब देखो तब गलत ही सोचती रहती हो। अरे हम सब तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारा भला ही सोचते हैं। सिर्फ तुम्हें थोड़ा बहुत कपड़ों के लिए क्या बोल दिया, तुम तो सबसे ही लड़ने लगी हो। ऐसा ना हो कि मैं भी तुमसे बात करना बंद कर दूं, फिर तुम बिल्कुल अकेली हो जाओगी। और फिर ऐसा ही हुआ। आशा देवी ने भी धीरे धीरे सुनीता से बात करना कम कर दिया, क्योंकि वो किसी की सुनती ही नहीं थी। उसे तो अपने में कोई कमी नजर ही नहीं आती थी, हमेशा दूसरों की गलती ही उसे नजर आती थी। पड़ोस के घर में किसी की शादी थी, सब लोग तैयार हुए। सुनीता ने फिर से अपने मन की चलाई। वो कट स्लीव डीप नेक का वन पीस पहनकर तैयार हो गई, जो देखने में थोड़ा शॉर्ट था। अब कोई उससे बात नहीं कर रहा था, इसलिए किसी ने भी उसे मना नहीं किया। सुप्रिया ने डिजाइनर साड़ी पहनी, सास ने भी अच्छे कपड़े पहने। सब लोग तैयार होकर शादी के फंक्शन में पहुंचे। सबका ध्यान सुनीता की तरफ ही था। सुनीता बहुत ही अजीब लग रही थी। उसने जो वन पीस पहना हुआ था वो बहुत ज्यादा टाइट था, जो उसकी बॉडी से चिपक रहा था, पर उसे तो लग रहा था कि वो बहुत खूबसूरत लग रही है। सब लोग डीजे पर डांस करने लगे। सुप्रिया भी सबके बीच डांस कर रही थी, पर जैसे ही वो थोड़ा जोश में डांस करने लगी, अचानक उसका वन पीस पीछे से फट गया और सुनीता एकदम घबरा गई। और पहनो ऐसे कपड़े, कितनी बार मना किया था कि तरीके के कपड़े पहनो। अब क्या करूं मैं, यहाँ पर माँ और सुप्रिया भी नजर नहीं आ रही हैं। अब रो क्यों रही हो? साइड में आओ ताकि कोई और न देख ले। वहाँ दीवार के पास खड़ी हो जाओ। तभी सुप्रिया और आशा देवी आ जाती हैं। क्या हुआ सुनीता भाभी, आपकी आंखों में आंसू?
मैं माँ को पानी पिलाने के लिए गई थी। कुछ हुआ है क्या? क्या हुआ बहू, तुम रो क्यों रही हो? यहाँ सबके बीच अच्छा नहीं लग रहा। तुम दोनों में कोई लड़ाई हुई है क्या? माँ एक सेकंड इधर आओ। अनिल अपनी माँ के कान में ये बात बता देता है। सुप्रिया बहू जरा बात सुनो। सुनीता की ड्रेस पीछे से फट गई है, इसीलिए वो दीवार के साथ खड़ी है। कुछ करो ताकि हम खेत तक जा सके और कोई देखे ना, इस बात का ध्यान रखना। माँ जी आप चिंता मत करो, सुनीता भाभी को इस हालत में कोई नहीं देखेगा। मैं उनके साथ रहूंगी। भाभी आप आओ मेरे साथ चलो। बस आपको इस तरह बिहेव करना है कि आपकी तबीयत खराब हो रही है, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। सुनीता सुप्रिया के आगे थी और सुप्रिया ने सुनीता को पीछे से कसकर पकड़ रखा था। क्या हुआ बहू, तबीयत ठीक नहीं है क्या सुनीता की? हाँ आंटी जी, वो पता नहीं डांस करते करते भाभी को चक्कर आ गए, घर जा रहे हैं। अच्छा आंटी जी मैं चलती हूँ, भाभी की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। सुप्रिया सुनीता को लेकर गाड़ी तक पहुँचती है। सब लोग घर लौट आते हैं। सुनीता बहुत शर्मिंदा थी। वो सबसे सॉरी बोलती है। मुझे माफ कर दो माँ जी, मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे आप सबका अपमान हो। और सुप्रिया मैं तुमसे भी सॉरी बोलती हूँ। मैंने छोटी सी बात के लिए तुमसे कितनी लड़ाई की, पर फिर भी तुमने आज मेरी इतनी मदद की है। भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, उस समय आपकी मदद करना मेरा फर्ज था। आप मेरे से बड़े हो, मेरी बड़ी बहन की तरह हो। अब एक बात आपको मेरी भी माननी पड़ेगी, आपके लिए कपड़े मैं डिसाइड करूंगी। बहुत सुंदर वेस्टर्न कपड़े, पर आपके हिसाब से जो आप पर बहुत सूट करेंगे। बहू मन खराब मत करो, सब कुछ ठीक है। तुम और सुप्रिया इस घर की रौनक हो। आपस में कभी भी लड़ाई मत करना, हमेशा मिलजुल कर रहो। सुनीता और रेलवे स्टेशन पर भूतों की बारात। एक रामपुर नाम का गांव था। गांव से कुछ ही दूरी पर एक भूतिया रेलवे स्टेशन था। गांव के लोगों का उस रेलवे स्टेशन से आना जाना तो क्या, उसके आसपास भी भटकते नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि उस रेलवे स्टेशन पर भूत रहते हैं। हर अमावस्या की रात उस भूतिया रेलवे स्टेशन से भूतों की बारात निकलती है। वह भी पूरे गाजे बाजे के साथ। बारात में एक भूतिया दूल्हा अपनी पूरी पलटन के साथ गांव में आता है और एक जवान लड़की को अपने साथ ले जाता है। आज फिर वही मनूस अमावस्या की काली रात आ गई। घर में एक जवान बेटी है, कैसे मैं उसकी रक्षा करूं? घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद कर दिए हैं। कोई भी दरवाजा खटखटाएगा तो खोलना मत। आज हम में से कोई भी पूरा रात नहीं सोएगा। तभी दिनेश की बेटी रूबी बोलती है, पिताजी मुझे कुछ होगा तो नहीं ना? मुझे उन भूतिया बारातियों के साथ नहीं जाना। मेरी बच्ची, तेरे माता पिता के होते हुए तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। पूरा गांव दहशत से अपने अपने घर में छिपकर बैठ जाता है। तभी गांव में ढोल और शहनाई की आवाजें आने लग जाती हैं। आवाज इस भूतिया बारात की ही थी, जो रेलवे स्टेशन से निकलकर गांव की तरफ आ रही थी। गांव वालों, दिखाई और सुनाई नहीं देता क्या? तुम लोग को तो देखो, बारात आई है। हमारा स्वागत नहीं करोगे? मेरी दुल्हन कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही मुझे। अब भूतिया बारात गांव में आ चुकी थी। सुनीता अपनी फूल जैसी बेटी को एक कोने में छुपाकर बैठी हुई थी। तभी भूत आगे की तरफ बढ़ता है और जोर जोर से हंसने लगता है। आज तो मेरी शादी है, बिना दुल्हन लिए मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। तुम गांव वाले मेरी दुल्हन को साथ विदा करते हो, या मैं खुद तुम्हारे मातम के साथ उसे अपने साथ ले जाऊं? गांव में पूरा सन्नाटा था, मानो गांव में कोई इंसान ही नहीं रहता हो। तभी वह भूतिया दूल्हा दिनेश के घर में दरवाजा तोड़कर घुस जाता है। तुम्हारा दामाद आया है, स्वागत नहीं करोगे अपने दामाद का? मेरी बेटी को छोड़ दो, वो अभी बच्ची है, उसकी अभी शादी की उम्र रही है। बेशक तुम मेरी जान ले लो। मुझसे झूठ बोलता है बुढ़े, कल तू ही तो अपनी बेटी के लिए दूसरे गांव में रिश्ता देखने गया था। मुझे सब पता है, सब पता है मुझे। मेरी बेटी को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। मैं उसकी माँ हूँ। मैं अपने जीते जी अपनी बेटी की शादी एक भूत से नहीं होने दूंगी। फिर क्या था, उस भूतिया दूल्हे को बहुत गुस्सा आता है और वह रूबी के माता पिता को वहीं जान से मार देता है। रूबी अपने कमरे में जैसे तैसे छुपकर बैठी थी। छोड़ो मुझे अपने माता पिता के पास जाने दे। पर वो भूत उसकी एक नहीं सुनता। वो रूबी को अपने साथ उसी भूतिया रेल स्टेशन में ले जाते हैं। अगली सुबह होते ही प्रियंका और उसके परिवार के सांस में सांस आती है। कल तो हमारी बच्ची बाल बाल बच गई, पर जो रूबी के परिवार के साथ हुआ वह बहुत बुरा हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर हम कब तक अपनी बेटी की रक्षा करते रहेंगे? एक ना एक दिन तो वो भूत हमारी बेटी को भी उठाकर ले जाएगा। उस रात के बाद पूरे गांव में डर का खौफ छाया हुआ था। हर जगह मातम बिखरा हुआ था।
गांव वाले मिलकर रूबी के माता पिता का अंतिम संस्कार कर देते हैं, लेकिन पूरे गांव वालों की जुबान पर बस भूतिया बारात की ही बातें थीं। अरे गांव वालों, ये सब कब तक चलेगा? वे भूत बेधड़क आते हैं और हमारी आंखों के सामने हमारी बेटियों को उठाकर चले जाते हैं और हम बेबस, लाचार बस देखते रह जाते हैं। दिनेश की बेटी रूबी हमारी भी तो बेटी थी ना? बिल्कुल सही कह रहे हो। इस गांव की हर एक बेटी तो हमारी बेटी जैसी ही है। उन सब की रक्षा करना हम सबका फर्ज है। हम सब गांव वाले मिलकर उस भूत का सामना करेंगे, तुम चिंता मत करना। वह तो सब सही है भाई, लेकिन हम कब तक अपनी बेटियों को कंवारा रखेंगे? जिसकी भी बेटी जवान और शादी के लायक होती है, पता नहीं कैसे उस भूत को पता चल जाता है और वह उसे उठा के अपने साथ ले जाता है। मेरी बेटी भी है और उसकी भी अब शादी होने वाली है। मैं कैसे अपने कलेजे के टुकड़े को उस भूत के हवाले कर दूं? अगले दिन पूरा गांव मुकेश की बेटी प्रियंका की शादी में लगा था। एक तरफ सजावट तो दूसरी तरफ मिठाइयां बन रही थीं। अब फेरों का समय था। दूल्हा दुल्हन मंडप में बैठे हुए थे कि तभी अचानक रेलवे स्टेशन से भूतिया बारात गांव की तरफ आ जाती है। सभी गांव वाले भूतों को देखकर अपने अपने घरों में छिप जाते हैं। अरे गांव वालों, तुम सबने तो मेरा साथ देने का वादा किया था ना, और कहा था कि हम इन भूतों का मुकाबला करेंगे। अब क्या हुआ तुम्हारे वादे का? तभी मुकेश की बेटी प्रियंका और पत्नी शोभा भी वहां आ जाती हैं। तुम्हारा यह साहस कि मेरे बिना तुम अपनी बेटी की शादी करने चले थे। जैसे ही भूत प्रियंका के माता पिता को मारने वाला होता है कि तभी प्रियंका उसी भूतिया दूल्हे के सामने आ जाती है और कहती है, आप मेरे माँ बापूजी को मत मारिए। अच्छा, छोड़ दूं इसे। मैं बस एक ही शर्त पर छोड़ूंगा, अगर तुम मेरे से शादी करोगी। नहीं नहीं मेरी बच्ची, शादी के लिए तू हाँ मत करियो। तेरी शादी से अच्छा है कि यह भूत हमारी जान ले ले। माँ पिताजी, अगर इस भूत से शादी करने से आप दोनों की जान बचती है तो मैं यह शादी जरूर करूंगी। यह कहते ही भूतिया दुल्हा अपने बैंड बाजी के साथ प्रियंका को अपने साथ भूतिया रेलवे स्टेशन की ओर ले जाने लगता है। रुक जा मेरी बेटी, तू ऐसा मत कर। किसी गांव वाले की हिम्मत नहीं होती कि उस भूतिया बारात का सामना कर सके, क्योंकि उस बारात में एक से बढ़कर एक खूंखार भूत और चुड़ैल मौजूद थे। वहीं प्रकाश नाम का व्यक्ति अभी हाल ही में गांव में आया था और यह सब देखकर वह कहता है, यह ठीक नहीं किया हम सब ने। मेरी भी एक बहन है और उसकी भी उम्र शादी के लायक हो गई है। क्या उस प्रियंका की जगह मेरी बहन होती तब भी ऐसा ही करते हम लोग। गांव की बेटियों को हम यूं ही उन भूतिया बारातियों के हवाले करते आ रहे हैं। कल को मेरी सरिता का नंबर ना हो। भैया भाभी, मुझे बहुत डर लग रहा है। आए दिन इन भूतों का खौफ बढ़ता ही जा रहा है। दुल्हन का वह सुहाग का जोड़ा उनके मौत के जोड़े में तब्दील होता जा रहा है। बहन तू चिंता मत कर, मैं इसका समाधान जरूर निकालूंगा और तेरे साथ साथ इन गांव वालों को भी इन भूतिया बारातियों से मुक्त कराऊंगा। इसके बाद प्रकाश जंगल में एक तपस्वी तांत्रिक के पास जाते हैं और उनके पास पहुंचकर अपने गांव का हाल बताता है। बेटा, मैं देख पा रहा हूं कि तुम्हारे गांव पर एक श्रापित भूतिया बारात का साया है और उस भूतिया बारात से छुटकारा पाने के लिए मेरे कहे अनुसार नियमों का पालन करना होगा। जी तांत्रिक बाबा। इसके बाद वो तांत्रिक प्रकाश को समाधान और नियम बताते हुए एक गंगा जल की बोतल देते हैं और कहते हैं, जा बच्चा, तेरे और तेरे गांव वालों का कल्याण हो। जिसके बाद प्रकाश गंगा जल लेकर गांव आ जाता है और सभी गांव वाले से कहता है, सुनिए गांव वालों, इस भूतिया बारात से छुटकारा पाने का एक उपाय मुझे मिल चुका है, लेकिन इस काम को पूरा करने के लिए मुझे आप सबका साथ चाहिए होगा। हम सब तुम्हारा साथ देंगे, बताओ क्या करना है। बस आप सब एक काम कीजिए कि आज की रात शादी का प्रबंध कीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। प्रकाश के ऐसा कहते ही पूरा गांव शादी की तैयारी में लग गया और ऐसे ही अब रात हो चली थी और शादी की बात उन भूतिया बारात को भी पता चल गई थी। जिसके बाद वो भूतिया बारात बैंड बाजे के साथ गांव में आ खड़ी हुई। कहाँ है मेरी दुल्हन? बताओ, कहाँ है मेरी दुल्हन? भूतिया दूल्हा मंडप में एक दुल्हन को देखता है और उसे अपने साथ भूतिया रेलवे स्टेशन के अंदर एक पुरानी सी ट्रेन के डिब्बे में लेकर चला जाता है, जहां पर बहुत सारे कंकाल ही कंकाल पड़े हुए थे। तभी वह दुल्हन घूंघट उठाते हुए कहता है, ये रही तुम्हारी दुल्हन, कर लो अब शादी। धोखा हुआ है मेरे साथ, धोखा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भूत के ऐसा कहते ही प्रकाश अपने हाथों में छुपाए हुए गंगा जल को उस ट्रेन में पड़े कंकाल के ऊपर छिड़क देता है और बाहर निकल जाता है। जिसके बाद उस पूरी ट्रेन में आग लग जाती है और वह भूतिया बारात
उस आग में भस्म हो जाती है। अशोक के इस काम से अब गांव में बेटियों की शादी अच्छे से होने लगती है और सब कुछ ठीक हो जाता है।
Em chàng bé bơm.
Oh.